जनवरी की एक कोहरे से घिरी शाम को करीब 8 बजे गिरजे के बगल से हौस खास विलेज की तरफ जाती हुई पतली सड़क पर 2 धुंधले आकार रोशनी के नीचे आकर रुक गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड का तो महीना ही था, पर हवा में कुछ खास तरह की गलन थी। ऐसा घना कोहरा भी गैर मामूली था। रोशनी से जरा हटकर कोहरे के गोले नाच रहे थे, जैसे धुएं से बने बड़े सफ़ेद हाथी बार बार आकर एक दूसरे से टकरा जाते। घने कोहरे की वजह से सड़क पर आमदरफ्त कम थी। कभी कोई गाड़ी अपनी हेडलाइट भुतैली पीली आंखों की तरह चमकाती धीमी रफ्तार से आगे बढ़ जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड की गला काटने वाली गंध गीले से कोहरे में टंग गई थी। धुंधले आकार रोशनी के नीचे आकर स्पष्ट हो गए, जैसे वे किसी मंच पर खड़े हों स्पॉटलाइट के नीचे। 2 आदमी थे, एक बिल्कुल नौजवान लड़का ही, दूसरा उम्र की उस ऊंचाई पर जहां से ढलान शुरू होती है। दोनों को ठंड बहुत लग रही थी और ढेरों गर्म कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा था मुझे देर हो गई है, पर चलो तुम तो अभी ही आए हो, मनोरंजन ने कहा। वह बोला तो उसके मुंह से धुएं का एक गोला निकला, जैसे कि उसके शब्दों ने ध्वनि के अलावा एक ठोस रूप भी धारण कर लिया। रुपए लाए हो? जावेद ने पूछा। उसके नौजवान चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और आंखों पर घनी पलकों की झालर, जैसे वह सुरमा लगाए हुए। उसकी आवाज में चाकू की सी धार थी। मनोरंजन ने अपने विंड चीटर की जेब से रुपयों की एक गड्डी निकालकर उसको दे दी। बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैंने अखिलेश से कहा है, मैं हफ्ते भर में लौटा दूंगा, तो लौटा देना। जावेद ने नोट गिनना शुरू किया, फिर बीच में ही बेसब्री से इस काम को छोड़कर गड्डी जेब में रख ली। मैंने कहा ना, मैं पहुंचते ही तुम्हें रुपए भिजवा दूंगा। जावेद ने मनोरंजन का चेहरा देखते हुए ओढ़ी हुई सी लापरवाही के साथ कहा, तो तुम जा ही रहे हो? मैं कल ही बंबई निकल जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम जानते हो मैं पुलिस की पूछताछ के बाद किसी तरह से बच निकला हूँ, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? तो क्या सच में तुमने उस लड़की के साथ? अब तुम्हें मुझ पर शक करने लगे हो? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, मैं लड़कियों की तरफ देखता नहीं। फिर ऐसी घिनौनी हरकत। गुस्सा उसकी आंखों के अंधेरे में सहसा बिजली की तरह कड़का, फिर फौरन ही उसने अपने ऊपर काबू पा लिया। बस मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, उसने जरा रुक कर कहा। तो खाओ मेरी कसम। मनोरंजन का चेहरा तमतमा रहा था। मैं तुम्ही को प्यार करता हूँ, एक बारगी जावेद ने बढ़कर मनोरंजन के हाथ अपने दोनों हाथों में कस के थाम लिए। ठंड के बावजूद मनोरंजन ने उनमें पसीने की चिपचिपाहट महसूस की। उसने झुककर जावेद के बाल पर अपने होंठ फेरे तो उसकी गर्म कोमलता पर उसको छोटे छोटे बालों की चुभन लगी। अच्छा तो मैं चला, जावेद ने कहा, जल्दी लौटूंगा। देखना कुछ दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे किस बात का डर। मगर बंबई में तुम क्या करोगे, कैसे गुजारा होगा, कहाँ रहोगे? मनोरंजन घबरा रहा था।
कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। मनोरंजन के हाथ पर हल्का सा दबाव देकर वह कोहरे में गायब हो गया। एक पल वहाँ खड़ा था, दूसरे में ओझल, जैसे कोहरा कोई दानव हो जो उसे समूचा निगल गया। उस शाम को बीते पूरे 9 महीने हो गए थे और जावेद की कोई खबर नहीं आई थी। 9 महीने 6 दिन जिनको मनोरंजन ने पहले उम्मीद, फिर हैरत और अविश्वास के साथ गिना था और जिनमें जावेद की याद उसके अंदर किसी नए जीव की तरह पलती रहती थी। वह अक्सर अपने को जावेद के बारे में ही सोचता हुआ पाता था। रुपए वापस करना तो दूर, उसने चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, कुछ भी नहीं। क्या हो गया था उसे? मनोरंजन पसोपेश में था। बार बार उसने अपने मन में जावेद की छोटी छोटी बातों पर, उसकी हरकतों पर गौर किया था। उसे मालूम था यह सिर्फ उसी का सोच है, जिसका शायद असली जावेद से कोई ताल्लुक ही नहीं, पर उसको लगता था वही सोच में से ही शायद कोई खुशी, कोई तसल्ली निचोड़ पाए। फिर एक दिन अचानक उसका फोन आया। क्या तुम कल शाम को मुझसे मिलने आ सकते हो? बस यूं ही जैसे कि वे कल ही मिले हों, जबकि मनोरंजन के लिए इतने दिनों बाद उससे मिलने की उम्मीद कम होती गई थी। न जाने कब वह वापस आ गया था और कहाँ रहा था इतने दिन, उसके बारे में कुछ भी तो कह पाना मुश्किल था। और उसकी वही आवाज़ रेशम से फिसलती हुई, मगर उस फिसलन के पीछे एक बेमुरव्वत सी धार छुपाए हुए, जिसे सुनकर मनोरंजन के घुटने जैसे पानी हो गए थे। न जाने किस तरह का असर मनोरंजन पर उसका होता था। उसने नजरों, संकेतों और मुस्कुराहटों, उनके आपस की शब्दहीन भाषा के बारे में सोचा तो उसके बदन पर एकदम से झुरझुरी दौड़ गई। रात भर वह जागता रहा। थोड़ी देर को नींद आई तो उसे एहसास हुआ कि उसके चारों तरफ पत्ते झड़ रहे हैं। ऊंचे छतनार दरख्तों से गिरते पत्ते ही पत्ते, हवा में तैरते, लहराते, चरमराते पत्ते, जिन्होंने उसे पूरी तरह से ढक लिया। और वह जाग गया उन रोशन पत्तों की चाह की तपिश में जलता हुआ। रात अभी गहरी थी। सन्नाटे में कहीं दूर कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसके तसव्वुर में पूरा गोल चांद आया। सेमल के पेड़ की नंगी डालों में अटका हुआ और उसके नीचे एक कुत्ता सिर उठाए रोता हुआ। उसको एकदम से डर महसूस हुआ और उसने पलंग के पास मेज पर रखे लैंप को जला दिया। फौरन दिलासा देने वाली रोशनी कमरे में फैल गई और कुत्ते का रोना उस दूसरी अंधेरी बाहर की दुनिया में सिकुड़ गया। उसने घड़ी देखी और पाया कि उसमें अभी सिर्फ 2:30 बजे। थकान की एक लहर उसे धो गई, जैसे वह जिंदगी भर घड़ी देखता आया। नींद से जागने के क्षण में ही, बल्कि नींद तो उसे आई ही नहीं थी, सोए हुए जागने से जाग जाने की यात्रा में, सोए हुए जागने से जाग जाने की यात्रा में उसे याद आया कि आज शाम उसे जावेद से मिलना है और उत्तेजना का एक ज्वर उस पर तारी हो गया। शाम किसी जादूगरनी की तरह जगमगाते लिबास पहने उसकी तरफ इशारा करने लगी और उसने उस शाम के ख्याल को अपने सीने के संदूक से, जहां उसने उसे महफूज करके रख लिया था, अब बाहर निकाल कर उलट पुलट कर देखा, जैसे वह उसके हाथ में एक ताश का पत्ता हो
जिसके सही या गलत खेले जाने पर ही उसकी जिंदगी का फैसला निर्भर हो। उसने बत्ती बुझा दी और एक उचटी सी नींद में ढलक गया, जो कि सड़क पर चलती पहली बस के पहियों के कराने की आवाज़ से टूट गई, और उसने पाया कि भोर का उजास कमरे में दाखिल हो चुका है। वह उठकर अपनी तीसरी मंजिल की स्टूडियो बरसाती की छत पर निकल आया। रात देर हो गई थी तो वह घर न जाकर यहीं सो गया था। उसने सोचा था वह बाउल गायकों वाली स्टडी जिस पर वह कई दिनों से काम कर रहा था, कल पूरी कर लेगा, पर मन अस्थिर था और वह काम नहीं कर पाया था। छत पर तेज हवा चल रही थी। वह छत के किनारे लगी रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसका दिल था कि हवा के साथ उड़ा जा रहा था। उसने एक बार दूर तक नजर दौड़ाई, जैसे कोई बादशाह अपने किले की बुलंदी से अपनी मुकम्मल रियासत का मुआयना फरमा रहा। उसके सामने पूरी दिल्ली का नक्शा खुल गया। अनगिनत खाली डिब्बों जैसे घरों की चौकोर अफरा तफरी के बीच दूर प्रदूषण की धुंध में सोई हुई अनजानी जानी पहचानी इमारतें, अशोक होटल, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। उसके नर्म बाल हवा के जोर से उसके सिर पर खड़े हो गए थे और तार पर टंगा सफ़ेद चिथड़ा एकदम से बदहवासी के साथ फड़फड़ाने लगा, किसी बेचैन रूह की तरह जो माया के जाल से छूटने के लिए तड़प रही। उसका मन एक फिल्मी धुन गाने लगा और यह गीत उसके होठों से सीटी बनकर पूरी दिल्ली पर तिरने लगा। बेकरार दिल तू गाए जा। बेसब्री के साथ वह फिर कमरे के अंदर आ गया और अलमारी में से उसने बड़ी सी सफ़ेद पॉलीथीन की पन्नी निकाली, जिसमें उसने लहंगा और उसके ऊपर का शलूका बनने मास्टर से सिलवा कर रखा था। लहंगे को हिफाजत से निकालकर उसने देखा, फिर उसे सिर के ऊपर से डालकर कमर पर गिरा लिया और उसके बटे हुए रेशम की डोर को कमर पर फूल के आकार में होशियारी से बांध लिया। फिर कुर्ती को जरा दिक्कत के साथ सर के ऊपर से डालकर शाने पर खिसका लिया। बनने मास्टर ने गला को छोटा कर दिया था। कितनी देर तक मनोरंजन उनकी डिबिया नुमा मिट्टी के तेल से बहकती दुकान में खड़ा उनको समझाता रहा था और यह यकीन दिलाने के बाद भी कि कुर्ती उसकी दोस्त के लिए है जो विदेश में रहती है और थोड़ी हेल्दी है। उन्होंने गला छोटा कर दिया था। और तो और दोस्त का जिक्र सुनते ही उन्होंने एक फोहश सी हंसी को दबाने की कोशिश की थी, जिसे मनोरंजन ने देख लिया था। खैर, मनोरंजन पर अब इस तरह की बेहूदगियों का असर नहीं होता था। शुरू में वह गुस्से और सदमे से भर जाया करता था, पर अब उसे इस तरह के जज्बात बेईमाने लगते थे जिन पर वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी थी। वह तो बहुत सालों पहले जब वह 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था, एक दिन उसे ख्याल आया था कि अपनी क्लास के और लड़कों की तरह उसकी दिलचस्पी क्रिकेट और फुटबॉल में न होकर लड़कियों के कपड़े और मेकअप में थी। तभी अपने बारे में इस अपरिवर्तनीय सत्य का उसके अंदर किसी बड़े से सूरज की तरह उदय हुआ था। अपने अंदर की लड़की को उन्हीं दिनों से वह बचाता छुपाता आया था, जैसे वह कांच की बेइंतहा नाजुक सी कोई चीज़ हो जो ज़रा से में टूट सकती है।
छुपाने के बावजूद माँ को शक था और जब वह छुट्टियों में हॉस्टल से घर जाया करता था वह बार बार उससे कहती, मनु जाओ देखो तुम्हारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, अभी तुम्हें बुलाने कोई आएगा। मगर उसे बुलाने कभी कोई नहीं आता था। एक तो वह खेल में एकदम फिसड्डी था। जाहिर था उसने क्रिकेट सिर्फ एक आध बार ही खेला था, वह भी मारे बांधे। फिर इसी का नतीजा था कि वह जिस टीम में होता वही हारने लगती। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वह मनहूस हो, पर मनहूस न भी हो तो मोहल्ले के लड़के उसे अजीब तो समझते ही थे। यहाँ तक कि उसकी नई लाल गेंद और विलो के बल्ले में भी किसी ने दिलचस्पी न दिखाई, जो माँ ने लगभग ज़बरदस्ती ही उसे दिलवाया था कि शायद इसी के चलते वह लड़कों वाले खेल में शामिल होने लगे। पर नहीं, उसे लड़कों वाले खेल में नहीं, लड़कों में ही दिलचस्पी थी। जब वह खेल रहे होते तो वह दूर मैदान के किनारे बनी पत्थर की बेंच पर बैठ जाता और उन्हें देखा करता। इतने बहुत सारे जवान तंदुरुस्त जिस्म उसे बुरी तरह आकर्षित करते थे। दोपहर की डूबती धूप में पैरों और बाहों की उजली और संतुलित रेखाएं और पसीने से चिपके चमकते बालों को देखकर वह मुग्ध हो जाता था। सोच की कड़ी उसको वापस हॉस्टल के दिनों में ले गई और वे इतने दूर और अप्रतीत मालूम दिए जैसे वह किसी दूसरे जन्म में बीते दिन हो। उसने एक एक करके अपने उन दिनों के सहपाठियों को याद किया। रजत, बीलू, खूबसूरत उंगलियों वाला तनवीर जो खूबसूरत तस्वीरें भी बनाता था, मुकेश और गाल पर बड़े तिल वाला लड़का जिसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा था, फिर मोहसिन का बेफिक्र चेहरा उसकी आंखों में समा गया। मोहसिन जो जवानी में ही कैंसर का शिकार हो गया था। उसको हॉस्टल के कमरे की वह रात याद आई जब बुज़दिल होने के आरोप से बचने के लिए वह पलंग पर पेट खोलकर लेट गया था और उस रात मोहसिन के हाथ में जो ब्लेड था उसकी धार आज इतने सालों बाद उसकी आंखों में पहुंच गई। ब्लेड उसकी पेट की सतह को छिछोरता हुआ निकल गया था और मनोरंजन ने एक तरह की मंत्र मुग्ध दहशत के साथ अपने पेट पर याकूत की एक लड़ी को उभरते देखा था। सब लड़के तितर बितर हो गए थे और साजन ने मोहसिन की बेंच से पिटाई की थी। न जाने इस हादसे का मनोरंजन पर किस तरह का असर हुआ कि उसके बाद मोहसिन से चिढ़ने या डरने के बजाय उसका झुकाव मोहसिन की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसे वह कोई चुंबक हो। फिर नई जवानी की वो रातें, हाथ, बाहें, खाल, जिस्मों का वह अंधेरे में टटोलना, पसीना, चिपचिपाहट। इतने सालों बाद मोहसिन को याद करने पर उसको लगा मोहसिन और जावेद में ज़रूर कोई मुशाबहत है। वही लापरवाही और क्रूरता का मेल, वही काटने वाली धार। अतीत के कोहरे में भटकता, राह टटोलता वह उनमें से बाहर निकला। उसने लहंगे की कुर्ती के ऊपर से किमखाब की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर कंधों पर फैला लिया। एकदम से फिसलते बहते सोने का विलासमय एहसास उसको तर कर गया। उसने लंबी और पतली उंगलियों को प्यार और थोड़ी हैरत के साथ लहंगे के रेशम पर फेरा और उन्हें उसके कोमल शीतल स्पर्श को जज्ब कर लेने दिया। फिर 2 कदम पीछे हटकर उसने अपना अक्स दरवाजे के लंबे से शीशे में देखा। शीशे के धुंधलेपन में आग की लपट की एक छवि उसकी आंखों में ठहर गई। पल भर के लिए उसको लगा कि शोले के रंग के लहंगे में से गर्मी निकल रही है, पर उसका स्पर्श ठंडा मखमली था।
शीशे में दिखती आकृति की आंखों में शोले दहक रहे थे। क्या यह अग्नि कभी तृप्त होगी? मनोरंजन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने जावेद के बारे में सोचा। अपने को उसकी आंखों से देखा तो उसकी पलकें नीचे झुक गई और भरे हुए होठों पर मुस्कान खेल गई, जिससे उसके गालों पर 2 गोल भ्रमर अपनी झलक भर दिखा गए। उसने अपने लचकेदार लहंगे को संभाल कर उतारा और ओढ़नी को तह करके हिफाजत से पन्नी में रखकर अलमारी में बंद कर दिया। कहीं घर पर छोड़ दिया होता तो माँ के हाथ जरूर लग जाता और फिर से यह अस्वीकारा हुआ सत्य उनके बीच एक अधूरी कहानी की तरह टंग जाता और अनजाने बने रहने का खेल न जाने कौन सी बार उनके बीच फिर खेला जाता। वह मेज पर आकर बैठ गया और एक कागज के टुकड़े पर उसने अपना नाम कई बार कई तरह के अक्षरों में लिख डाला। मनोरंजन कुमार गुप्त। सुंदर सुडौल कुछ गोलाई लिए हुए अक्षर जो मानो एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर, कुछ दाई और एक के पीछे एक झुके हुए थे और जो कुछ दिल पर अपने पूरे अस्तित्व के साथ नक्श हो गए। फिर वही ख्याल उड़ता हुआ सा उसके दिमाग में आया, क्या जावेद के दिल पर उसका नाम लिखा है? क्या जावेद के दिल पर उसका नाम लिखा है? हाँ नहीं, हाँ नहीं। जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों पर गिनता हुआ वह जैसे अनजान बनकर हाँ पर रुक गया और बेचैनी एक सैलाब की तरह उसके अंदर फैल गई। उसने अपने कुर्ते की सामने वाली जेब से वह फटी हुई चिट्ठी निकाली जो उसने जावेद के जाने के कुछ दिनों बाद लिखी थी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह उसे कभी नहीं भेजे। क्यों लिखी थी उसने यह चिट्ठी? क्या अपने लिए? वह उसे बार बार पढ़ चुका था। एक बार फिर मनोरंजन ने उस चिट्ठी को पढ़ा। मेरे प्यारे जावेद, इस वक्त जब शायद तुम मरीन ड्राइव पर टहल रहे होंगे और समुद्र के किनारे बत्तियां जल गई होंगी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा दिल एकदम अंधेरा है। न तुम आए न तुम्हारी चिट्ठी आई, पर मैं तुम्हारे बारे में बराबर सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे चिट्ठी नहीं लिखोगे, इसलिए मैंने ही तुम्हारा नाम इस कागज़ पर लिख लिया है जिससे मैं इसे सीने से लगाए रख सकूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी जगह है तुम ज़रूर आओगे। मैं तुम्हारा रोज़ इंतज़ार करता हूँ। तुम्हारा ही मनोरंजन। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र अपनी बाँह पर पड़ी, एक पुरुष की तंदुरुस्त बाँह जिस पर पूरे सुनहरे महीन रोए फैले हुए थे और मछली उभरी हुई दिख रही थी। उसके अंदर बसा हुआ स्त्री का दिल एक बारगी बैठ गया और एक जानी पहचानी सी निराशा ने उसे अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले भी ऐसे मौक़ों पर हो चुका था, अपने पुरुष होने का ध्यान आते ही पहले उसने अपने भाग्य को कोसा, फिर प्रकृति के इस घोर अन्याय को लाना दी जिसने उसके अंदर धड़कते स्त्री के दिल को एक नौजवान आदमी की ताकतवर देह में बंदी बना दिया था, हमेशा के लिए कैद। अपनी ज़िंदगी के संदर्भ में उसे वो हमेशा अनंत अपार लगा, क्षितिज से भी आगे तक फैला और कैद के ख्याल से उसने अपने इर्द गिर्द सलाखों की ठंडी जकड़न महसूस की, लोहे का निर्मम स्पर्श और उसकी गंध, खून की सी गंध। क्या उसका खून और लोगों के खून से फर्क है? प्रकृति ने क्यों उसी को छांटकर औरों से फर्क बनाया है अपनी दुर्लभ चाहतों की अकेली राह पर चलने के लिए? क्यों औरत को नहीं अपने जैसे आदमी को चाहना? यही उसकी नियति है, यही उसका कैद खाना।
दूसरों की नज़रों से हटकर ही वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, प्यार कर सकता है। अपने अस्तित्व में नजरबंदी जो आंखों के दरीचों से बाहर की दुनिया को देख रहा है। उसने अपने अंदर एक गहरी चोट महसूस की जिसके आघात से उबरने की भीषण कोशिश ने उसे झकझोर दिया। मनोरंजन के परिवार में कई पुश्तों से कोई लड़की नहीं हुई थी और 2 बेटों वाली उसकी माँ ने लड़की के लिए प्रार्थना की थी। जैसे प्रार्थना और प्रकृति के आपस के संघर्ष से वह पैदा हुआ था मनोरंजन। मन लड़की का, देह पुरुष की। क्या वह प्रकृति की भूल भर था? पर नहीं, वह तो प्रार्थना के जवाब में आया था खास। उसने जोर देते हुए दोहराया, खास। वह झटके के साथ लगभग गुस्से की सीमा पर उठा और चिट्ठी की चिंदियां करके उसने छत पर से नीचे फेंक दी और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे तैरते हुए देखता रहा। उन दिनों वह तस्वीरें बनाने में ज्यादातर समय बिता रहा था। सुबह 8 बजे से वह ग्रीन पार्क वाली अपनी इस बरसाती में पहुंच जाता था जिसे अखिलेश ने उसके स्टूडियो के लिए किराए पर ले लिया था और काम में जुट जाता था। अखिलेश उसका छोटा भाई था और लॉर्सन एंड टर्बो में काम करता था। मनोरंजन की अस्थिर आर्थिक हालत को समझते हुए वह गाहे बगाहे उसकी मदद कर दिया करता था। कभी पापा का सहारा रहता था। अखिलेश तो शुरू से कहता आया था कि मनु का नौकरी या बिजनेस के लिए दिमाग नहीं है, बल्कि जीने के लिए ही उसकी प्रतिभा कम दिखती थी। किसी भी मुश्किल स्थिति में वह आसानी से हार मान लेता था। दुकानदार उसके सिर अपना महंगा और अपना पुराना सामान पटेल देते। फल सब्जी लाने जाता तो बेचने वाले उससे घपले से ज़्यादा पैसे ले लेते। उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त भी अक्सर उसको बेवकूफ़ बनाकर मज़ा लेते थे। ऐसा नहीं था कि वह बेवकूफ़ हो, बस उसका शर्मीलापन और सादगी उसके बेवकूफ़ होने का भ्रम पैदा करती थी। नौकरी के तो कतई काबिल नहीं था। गाड़ी चलाना सीखा तो उसको लगता सड़क के किनारे लगे सभी बिजली के खंभे उसी की तरह बेतहाशा चले आ रहे हैं और वह वहीं जड़ हो जाता। माँ बाप उसके बारे में परेशान रहते थे। बचपन में ही वह सबसे अलग थलग रहता था। न किसी से मिलना न जुलना। छुट्टियों में बोर्डिंग से घर लौटता तो दिन भर घर के पीछे धूल और जंगली सूखी घास से भरे छोटे से मैदान के किनारे बैठ अपनी कनकुतरी स्केच बुक में तस्वीरें बनाया करता। दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ कहानी कगार पर, जो एक गे लड़के की कहानी है, समलैंगिकता पर कहानी है। बहुत चर्चित कहानी है यह। इस किताब बियाबान में के पिछले पेज पर भी इसके कोट्स हैं, इसका जिक्र है। और ये कहानी है हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कथाकार सारा राय जी की, जिनकी कहानी मैक्वायरी भी मैं आपको सुना चुकी हूँ। मैंने लाइव भी किया था और मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है वह। मतलब सारा राय लिखे पसंदीदा कहानियों में नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा पूरे साहित्य जगत में मैं कहूँगी कि वह एक शानदार कहानी है। उसी फ्लेवर की मेरी कहानी है, मतलब उसी फ्लेवर की नहीं, लेकिन थोड़ा सा वह थीम उसमें है। बड़े नक्शे में छोटा शहर, अलग होती हैं दोनों कहानियाँ अपने तेवर में। बहरहाल फिलहाल समलैंगिकता पर इतनी सशक्त कहानी क्या, कविता भी मैंने नहीं सुनी। जिस तरह से उसके समलैंगिक होने के एहसास का वर्णन किया गया है, अद्भुत है। तो
दोस्तों आशा है कि आपको यह कहानी याद होगी और आपको पसंद होगी, और आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आएगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आज का दिन विशेष है। आज तारीख है 15 सितंबर। आज सारा राय जी का जन्मदिन है और उन्हें बेहद बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ। उन्हें उनकी कहानियों को बेहद पसंद करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। आशा है कि कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।